बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो टोटली डिपेंड कर रही होती हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शंस पे। जो केमिकल रिएक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं वो उनको कैटलाइज कौन करता है? उन्हें एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं। सच केमिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम, एक ख़ास एंजाइम उसे कैटलाइज कर रहा होता है। तो जो कैटलाइज करते हैं एंजाइम, उन कैटलाइजेशन के लिए, उन्हें कैटलाइज करने के लिए स्पेसिफिक असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, हेल्पफुल मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, मददगार मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। उन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स जो है वो डेफिनेटली वो अटैच होते हैं प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम के साथ। तो वो जो प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम है उसके साथ उसकी अटैचमेंट देखी जाती है कि अटैचमेंट किस तरह की है, उसकी बेस पे फिर उसे कैटेगराइज किया जाता है। मसलन यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोफैक्टर में सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो, इफ़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड with protein portion of enzyme, such cofactor is known as prosthetic group। अगर तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर लूजली अटैच होता है कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी, इफ़ अ कोफैक्टर अटैच विद प्रोटीन पोर्शन विद अ लूज बॉन्ड, लूज अटैचमेंट होती है, तो ऐसा जो मॉलिक्यूल है वो कोएंजाइम कहलाता है। ये जो कोफैक्टर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनकी ज़रूरत जो है वो बहुत कम मिकदार में होती है। एंजाइम्स खुद भी बड़े लिटिल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं और इन्हें उतनी ही साथ कम मिकदार में ही कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है। ये जो हम डिफरेंट वाइटामिन्स यूज़ करते हैं ये कोफैक्टर का काम करते हैं और हमारी बॉडी में होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको ये स्पीड अप करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कोफैक्टर्स के हवाले से बात मुकम्मल होती है। आगे छोटी सी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। एक तो सबसे पहले ये है जी एपो एंजाइम। क्वेश्चन ये आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। एपो एंजाइम और होलो एंजाइम के दरमियान जो डिफरेंस है उसको वाज़ह करें। तो एपो एंजाइम क्या होता है कि एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि है तो एंजाइम है, लेकिन अगर उसके साथ अभी उसका कोफैक्टर अटैच नहीं है, सो प्रोटीन पोर्शन विदाउट इट्स को एंजाइम और कोफैक्टर, अपने कोफैक्टर के बगैर जो प्रोटीन पोर्शन है लेकिन है वो एंजाइम, वो क्या कहलाएगा? एपो एंजाइम। तो ये इनकम्प्लीट जो है नॉन फंक्शनल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो अपना प्रॉपर फंक्शन एज ए एंजाइम जो है वो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद होता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है? एक मुकम्मल फंक्शनल मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ तमाम उसके कोफैक्टर्स अटैच होते हैं और वो एक फंक्शनल मॉलिक्यूल होता है, कंप्लीट फंक्शनल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम हैविंग प्रोटीन पार्ट एज वेल एज कोफैक्टर, कोलेक्टिवली नोन एज होलो एंजाइम। उसे हम होलो एंजाइम बोलते हैं और ये अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाता होता है, कर सकता होता है। इसकी हमारे पास कुछ कोफैक्टर्स की एग्जांपल हैं। एक है जी NAD, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एक है FAD, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दो मॉलिक्यूल डाइन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये प्रोटीन ही होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं और ये हमारी बॉडी में कोफैक्टर का काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, एक तो ये बात मुकम्मल हुई। उसके बाद आगे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ये आप लोगों ने 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं ये सारे टॉपिक, इस वजह से मैं इन पे बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी वीडियोस नहीं बना रहा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं 9th क्लास में और बड़े आसान है। द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ द बुक। एंजाइम्स के करैक्टर क्या हैं? सबसे पहले एंजाइम जो है ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की पीछे से एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा पीछे के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड जब वो अपने ही ऊपर रैप हो जाती है और एक ग्लोब लाइक यानी गोल पिन्ने जैसी स्ट्रक्चर बना देती है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं सारी। उसके बाद एंजाइम्स जो होते हैं ये बुनियादी तौर पे
रेट ऑफ रिएक्शन यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ कर देते हैं। इनकी एब्सेंस में भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन इनकी एब्सेंस में जो केमिकल रिएक्शन घंटों में होना होता है वो इनकी प्रेजेंस में मिली सेकेंड्स में हो जाता है, और बॉडी जो है जो काम उसने घंटों में परफॉर्म करना था वो मिली सेकेंड्स में परफॉर्म कर सकती है। सो जब ये पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो एंड पे जब प्रोडक्ट आती है तो ये इनमें किसी तरह का चेंज नहीं होता। इनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबिलिटीज़ जो हैं वो एज इट इज़ जो है वो कंजर्व रहती हैं, और ये नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं। दे ऑलवेज़ नीड इन अ वेरी लिटल अमाउंट, बहुत कम मिकदार में इनकी ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा ये अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा हो भी जाएँ तो ये रेट ऑफ रिएक्शन एक ख़ास हद के बाद ज़्यादा नहीं कर सकते। दे ऑल आर प्रोटीन इन नेचर, तमाम एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन होते हैं बाई नेचर, लिहाजा दे आर वेरी सेंसिटिव टू हीट से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जब भी इन्हें हीट जो है वो मिलेगी इनका स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा, इनकी फंक्शनल एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, दे बिकम नॉन फंक्शनल। So actually how they catalyze a reaction, or how they increase the rate of reaction by lowering the activation energy को कम करके ये rate of reaction जो है उसको enhance करते हैं। what is activation energy? minimum amount of energy which is required to initiate a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। सो दे ऑलवेज नीड अ को फैक्टर। अभी हमने पीछे पढ़ा कि इन्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है जो इन्हें हेल्पफुल हो इनके केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने में, सबस्ट्रेट को कैटलाइज करने में, तो दे ऑलवेज नीड अ को फैक्टर। एंड water is a medium of life which act as a medium, aqueous medium for different metabolic reactions as well। रेफरेंस के तौर पे चैप्टर नंबर 2 आपने देखा रोल ऑफ वाटर, उसमें हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो उसमें हमने देखा कि वाटर हैज़ सॉल्वेंट एबिलिटीज़। तो वाटर जो है वो एक एक्वस मीडियम का काम करता है फॉर केमिकल रिएक्शंस। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। आगे हम देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम काम कैसे करते हैं।